12 बजे के कोरोना बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। तबलीगी जमात के प्रमुख मौलाना साद ने अब तक अपना कोरोना टेस्ट नहीं करवाया है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच से मिली जानकारी के मुताबिक मौलाना साद से दिल्ली के सरकारी अस्पताल में कोरोना का टेस्ट करवाने के लिए कहा गया था। मौलाना साद को आरएमएल या एम्स में टेस्ट करवाने के लिए बोला गया था, लेकिन पिछले 48 घंटों से क्राइम ब्रांच को मौलाना साद से संपर्क नहीं हो पा रहा है। खबर है कि जल्द ही कोरोना टेस्ट नहीं करवाने पर मौलाना साद के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई हो सकती है। तो ये अहम खबर। सीधे आनंद तिवारी की तरफ चलते हैं, जहां हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। आनंद, कहने के बावजूद भी टेस्ट के लिए मौलाना साद का सामने ना आना और अब संपर्क भी नहीं हो पा रहा है एजेंसियों का, इसका क्या मतलब निकाला जाए? और दूसरा सवाल ये, पहले ही ईडी के निशाने पर है मौलाना साद और अब आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत अगर कार्रवाई होती है तो कितनी मुश्किलें बढ़ जाएंगी? जी देखिए, कई बार मौलाना साद को ये बोला गया है कि वो दिल्ली के सरकारी अस्पताल चाहे एम्स या आरएमएल में जाके अपना कोरोना टेस्ट कराएं और उसकी जो रिपोर्ट है वो बाकायदा क्राइम ब्रांच को दें, उसके बाद ही क्राइम ब्रांच उन्हें संबंध कर पूछताछ करेगी। लेकिन कई बार बोले जाने के बावजूद भी जो मौलाना साद है वो अब तक किसी भी सरकारी अस्पताल में अपना कोरोना टेस्ट कराने नहीं गए हैं और पिछले 48 घंटे से ना उनके वकील, ना खुद मौलाना साद या उनके जो बाकी लोग हैं जो इसमें आरोपी है, उनसे किसी से क्राइम ब्रांच का संपर्क नहीं हो पा रहा है। इसलिए क्राइम ब्रांच के अधिकारियों का कहना है कि अगर जल्द से जल्द मौलाना साहब ने कोरोना टेस्ट नहीं कराया तो जो आपदा महामारी एक्ट की जो संगीन धाराएं हैं उसके तहत कड़ी कार्रवाई मौलाना साहब पर की जाएगी, क्योंकि वो बार बार क्राइम ब्रांच की बात की अवहेलना कर रहे हैं और उनकी बात नहीं मान रहे हैं। और यही वजह है कि अब तक वो अब जाकिर नगर के अपने घर में ही छुपे हुए हैं और कोरोना टेस्ट कराने सरकारी अस्पताल नहीं जा रहे हैं। जी, उधर 4 दिन पहले कोरोना मुक्त घोषित किए गए राजस्थान के भीलवाड़ा में कोरोना के 4 नए पॉजिटिव मामले सामने आने के बाद प्रशासन सख्ते में आ गया है। पिछले ही शनिवार को भीलवाड़ा को कोरोना मुक्त घोषित किया गया था, क्योंकि वहां मिले 28 कोरोना मरीजों में से 26 ठीक हो गए थे, जबकि 2 कोरोना मरीजों की मौत हो गई थी। भीलवाड़ा में आज 4 नए पॉजिटिव मिलने के बाद हरकत में आए प्रशासन ने एक बार फिर शहर भर में सर्वे शुरू कर दिया है। तो कोरोना मुक्त होने के बावजूद भीलवाड़ा में 4 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। भवानी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। भवानी, भीलवाड़ा जहां के प्रयास देश भर के लिए मिसाल बने हुए और ऐसे में भीलवाड़ा में 4 नए पॉजिटिव मामले सामने आना, वो भी तब जब शनिवार को कोरोना मुक्त इस जिले को घोषित किया गया है। अब किस इलाके से 4 नए पॉजिटिव केस निकलकर सामने आए हैं? देखिए, ये काफी झटका है भीलवाड़ा के लिए, क्योंकि भीलवाड़ा में काफी कोशिश की गई थी कि कोरोना मुक्त करने के लिए वहां पर जिस तरीके से लॉकडाउन, महा कर्फ्यू लागू किया था, बाकी चीजें की थी प्रयास। ये जो सैंपल है जो क्वारंटीन के अंदर वहां रह रहे थे, उनके सैंपल लगातार भेजे जा रहे थे। हालांकि अभी भी वहां पर 700 से ज्यादा लोग क्वारंटीन के अंदर है, लेकिन उनके सैंपल अभी तक किसी के पॉजिटिव नहीं आ रहे थे। हर वीकली टेस्ट होते हैं, लेकिन अब जो सैंपल भेजे गए हैं वो उसके अंदर 4 पॉजिटिव आए हैं और जैसे ही पॉजिटिव सैंपल आए हैं उसके बाद में वापस वहां पर भीलवाड़ा में सख्ती कर दी गई है और स्क्रीनिंग शुरू कर दी गई है और जो जो कॉन्टेक्ट में है उन सब के सैंपल इस वक्त लिए जा रहे हैं। जी जी, नोएडा के सेक्टर 76 की एक हाउसिंग सोसाइटी को सील किया गया। एक डॉक्टर के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद इस सोसाइटी को हॉटस्पॉट घोषित करके 3 मई तक के लिए सील कर दिया गया। सेक्टर 76 की इस हाउसिंग सोसाइटी के साथ ही अब नोएडा में हॉटस्पॉट की संख्या बढ़कर 34 हो गई है। तो हाउसिंग सोसाइटी में एक डॉक्टर के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद अब पूरी सोसाइटी को सील कर दिया गया है। नोएडा के सेक्टर 76 का यह मामला है, जहां यह हाउसिंग सोसाइटी है। नोएडा की एक हाउसिंग सोसाइटी को सील किया गया है। आपको बता दें, दरअसल एक डॉक्टर के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद यह कदम उठाया गया है और इसी के साथ अब नोएडा में हॉटस्पॉट की जो संख्या है बढ़कर 34 हो गई है। मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष तथा अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। बीजेपी के बड़े कद्दावर नेता हैं। तो मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल का विस्तार शिवराज उस समय चर्चा में आया था, बल्कि मुख्यमंत्री के लिए भी ये नाम चर्चा में आया था। तो और ये कहा भी जा रहा था कि यदि मौजूदा कांग्रेस सरकार जो अभी कुछ दिन पहले गई है उसके सूत्रधार भी यही थे, तो जाहिर सी बात थी कि इनका नाम तो होना ही था। नरोत्तम मिश्रा शपथ लेने के बाद जो आवश्यक
संवैधानिक कार्रवाई है उससे पूरा करते हुए। अनुराग ने एक बड़ी बात बताई है कि 6 गाड़ियां गई हैं स्टेट हैंगर से, 5 नाम तय हुए थे, छठा व्यक्ति कौन है इस पर नजर होगी। 3 नेताओं का उन्होंने जिक्र किया। उमा जी पहुंची, ये एक बड़ी बात है। उमा भारती वहां पर पहुंची। कमल पटेल पहले उमा जी के कैबिनेट में ही मंत्री थे जिनका नाम यहां पर अभी तय हुआ है। तो शपथ लेने के बाद नरोत्तम मिश्रा जो हैं वो बाहर निकले, अब वहां से जाते हुए बाहर नियुक्त मंत्री श्री तुलसी सिलावट को पद की शपथ ग्रहण कराएं। मैं तुलसी सिलावट ईश्वर की शपथ देता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। महोदय, कृपया अब आप नियुक्त मंत्री श्री तुलसी सिलावट को गोपनीयता की शपथ ग्रहण कराएं। मैं तुलसी सिलावट ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के तब तक के सिवाय, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों के प्रति सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से ससूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो तुलसी सिलावट ने शपथ ली। अभी जब सरकार थी कांग्रेस की तो स्वास्थ्य मंत्री यही थे, इन्हीं के पास थी जिम्मेदारी इस कोरोना को महामारी बनने से रोकने की। लेकिन उसी बीच ये सब उठापटक हुई और ये बीजेपी में शामिल हो गए। तो स्वास्थ्य मंत्री थे और संभावना जताई जा रही है कि शायद कंटिन्यू भी करें वो स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर। एक और आप देख रहे होंगे तस्वीर, स्वास्थ्य मंत्री हैं लेकिन मास्क नहीं लगा हुआ। उनके साथ जितने लोग हैं वो मास्क पहने हुए हैं। जो पूर्व स्वास्थ्य मंत्री जी हैं और संभवतः हो सकता है आगामी भी हों, वो बिना मास्क के हैं। वहाँ बहुत करीब भी सोशल डिस्टेंसिंग की बात हालांकि कही जा रही है, उसका पालन भी हो रहा है। लेकिन देख रहे होंगे आप तस्वीर, और शायद इसी वजह से आप देख रहे होंगे तस्वीरों में कि उन्हें थोड़ा सा दूर रोका गया। राजभवन के जो सिक्योरिटी के, राज्यपाल महोदय के जो सिक्योरिटी वाले लोग हैं, उन्होंने दूर से ही उन्होंने नमस्कार किया, नजदीक वो गए नहीं। यही बात हम भी कह रहे थे लगातार। और देखते हैं और कितने मंत्री इसमें शामिल होते हैं। मैं कमल पटेल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। महोदय, कृपया अब आप नियुक्त मंत्री श्री कमल पटेल को गोपनीयता की शपथ ग्रहण कराएं। मैं कमल पटेल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। कमल पटेल ने शपथ ली। कमल पटेल हरदा से जीत कर आते हैं। आपको याद होगा पिछली सरकार में बहुत मुश्किलें उन्होंने अपनी सरकार के लिए खड़ी की थी। माइनिंग को बहुत बड़ा मुद्दा उठाया था
माइनिंग को लेकर हंगामा किया था, हरदा के कलेक्टर के ट्रांसफर को लेकर अपनी ही सरकार से भिड़ गए थे, तभी खबरें कही जाती थी कि एंटी शिवराज खेमे से ये आते हैं। उमा जी के बहुत करीबी रहे हैं किसी वक्त, लेकिन ये नाम वाकई चौंकाने वाला है और ये बदलते हुए रिश्तों की एक अच्छी बानगी भी है कि कमल पटेल जो है उसी शिवराज कैबिनेट में फिर से शपथ ले रहे हैं। एक बार शिवराज जी की कैबिनेट में ये धर्म और धर्मस्व मंत्री भी रह चुके हैं, रेवेन्यू भी इनके पास उस वक्त होता था। तो कमल पटेल तीसरे मंत्री जो उसमें शामिल हुए। श्री गोविंद सिंह राजपूत को पद की शपथ ग्रहण कराएं। मैं गोविंद सिंह राजपूत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। महोदय, कृपया अब आप नियुक्त मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत को गोपनीयता की शपथ ग्रहण कराएं। मैं गोविंद सिंह राजपूत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो भी विषय मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो गोविंद राजपूत जो पिछली सरकार में परिवहन मंत्री भी थे, रेवेन्यू भी इनके पास था, पटवारियों को लेके कुछ उन्होंने अभिनव प्रयोग भी किए थे। गोविंद राजपूत ने शपथ ली, सिंधिया जी के खेमे से आते हैं और हालांकि बीजेपी ये बात जरूर कहती है कि अब कोई खेमा नहीं है, सब भाजपा है, लेकिन दर्शकों को ये जरूर बताना जरूरी भी हो जाता है। और ये हालांकि बहुत सारे दर्शक जानते भी है कि सिंधिया जी के खेमे से 2 मंत्री, उनके कोटे से खेमे, यदि मान लीजिए बुरा लगे तो कोटा कर सकते हैं, तो कोटा बड़ा एक परिष्कृत सा शब्द है जो राजनीति में अक्सर चलता है। तो सिंधिया जी के कोटे से 2 मंत्री, दोनों ने शपथ ले ली और बीजेपी के कोटे से अभी 2 लिए। अब 5वें की बारी है और जो मीना सिंह होंगी शायद, या फिर जो अनुराग बता रहे हैं कि छठी भी गाड़ी बुलाई गई है, तो देखते हैं किसे बुलाते हैं। पद की शपथ ग्रहण कराएं। मैं मीना सिंह ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की एकता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। महोदय, कृपया अब आप नियुक्त मंत्री सुश्री मीना सिंह को गोपनीयता की शपथ ग्रहण कराएं। मैं मीना सिंह ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। मीना सिंह मानपुर से 5 बार से एमएलए हैं और आदिवासी चेहरा है, ट्राइबल है, एसटी हैं मीना जी। और ये जो टास्क फोर्स बनाई थी, अगर आपको याद हो, दर्शकों की याददाश्त बहुत मजबूत होती है, अभी कुछ दिन पहले मंत्रिमंडल के विकल्प के तौर पर जो टास्क फोर्स बनाई गई थी उसमें भी ये मेंबर थी, तो ये उस वक्त ही ये एक तरह से तय सा लग रहा था कि ये हो सकती है मंत्री। ये प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी के भी बहुत इन करीबी बताई जाती हैं और अगर फिर कोटे की बात करें तो संभव है कि वीडी शर्मा जी या इन सबके कोटे से तय हुआ होगा नाम। हालांकि संतुलन बैठाने की कोशिश की है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने
इसमें 2 जो हैं वो सामान्य वर्ग के मंत्री हैं, एक एसटी है, एक एससी और एक ओबीसी है। अब देखना होगा, जो अनुराग बात कर रहे थे, क्या छठे मंत्री की भी बारी आती है या फिर खत्म होता है समारोह। राज्यपाल महोदय, लालजी टंडन साहब वहां से रवाना हो रहे हैं। इसका मतलब है कि क्या आपकी अनुमति है? हाँ, कार्रवाई समाप्त घोषित करने की अनुमति ले ली गई, यानी 5 ही होंगे। तो शिवराज मंत्रिमंडल का विस्तार, 5 मंत्रियों को राजभवन में राज्यपाल लालजी टंडन ने शपथ दिलाई। उधर यूपी के रायबरेली में 33 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। एक साथ इतने मरीज सामने आने से जिला प्रशासन और सतर्क हो गया है। 33 में 10 से ज्यादा लोग सहारनपुर के रहने वाले हैं। फिलहाल प्रशासन की तरफ से यह नहीं बताया गया है कि नए मरीजों में तबलीगी जमात से कितने लोग जुड़े हैं। तो रायबरेली में कोरोना के 33 नए मरीज सामने आने के बाद प्रशासन सतर्क हो गया है। हालांकि ये अभी तक साफ नहीं हो सका है कि इनमें तबलीगी जमात से जुड़े लोग कितने हैं। उत्तर प्रदेश का रायबरेली, जहां कोरोना के 33 मामले सामने आए हैं, ये सभी नए मामले हैं। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में लोगों ने शराब माफिया के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कुछ लोगों ने गांव में कच्ची शराब बनाने वाले गिरोह पर छापेमारी की और 200 लीटर से ज्यादा कच्ची शराब बरामद की। लोगों का आरोप है कि इस गांव के कुछ लोग लॉकडाउन के दौरान कच्ची शराब बनाकर बेच रहे थे और जब कई बार मना करने पर भी वो नहीं माने तो उन्हें खुद ही छापेमारी करनी पड़ी। इलाके के लोगों ने कच्ची शराब का धंधा करने वालों को चेतावनी दी कि अगली बार उन्हें पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। मुंबई में कोरोना के बढ़ते मरीजों को देखते हुए यहां की भायखला बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन किया जा रहा है। मुंबई की सबसे बड़ी सब्जी और फल मंडी भायखला में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था और पुलिस की निगरानी में खरीदार एक कतार में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अंदर पहुंच रहे हैं और दूरी बनाकर जरूरी फल सब्जियां खरीद रहे हैं। इस दौरान पुलिस इस बात का भी ख्याल रख रही है कि लोगों के इकट्ठा होने पर किसी तरह की लापरवाही न बरती जाए। बेंगलुरु की एक डिजाइनर ड्रेस बनाने वाली फैक्ट्री ने अब मास्क बनाने शुरू कर दिए हैं। बेंगलुरु के बाहरी इलाके की यह फैक्ट्री लॉकडाउन की वजह से कुछ दिनों से बंद थी। जब इस फैक्ट्री से जुड़े लोगों को पता चला कि देश में मास्क की बहुत कमी है तो उन्होंने अपने कारीगरों से मास्क बनवाने शुरू कर दिए। ये मास्क कई परतों वाले सूती कपड़ों से बनाए जा रहे हैं। इस फैक्ट्री में रोजाना 500 मास्क बनाए जा रहे हैं और एक एनजीओ के जरिए इसे ग्राम पंचायतों में भी बंटवाया जा रहा है। इन मास्क को पुलिस वालों और स्वास्थ्य कर्मियों को भी दिया जा रहा है। इस कंपनी के बने हुए डिजाइनर मास्क आसपास के इलाकों में भी सप्लाई किए जा रहे हैं। These are washable masks and in fact you can wash it by putting it in hot water, and in case you want to reuse it you can just iron. If you feel the mask, you touch the inside and it's contaminated, then you can immediately iron it if possible and wear it. छत्तीसगढ़ के कवर्धा में लॉकडाउन के बाद भी पैसा निकालने के लिए बड़ी संख्या में लोग बैंक पहुंचे। ये लोग जनधन खाते में आए 500 रुपए निकालने के लिए पहुंचे थे। हैरत की बात यह है कि बैंक के दफ्तर पहुंचे इन लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का जरा भी ख्याल नहीं रखा
और एक साथ खड़े रहे। वैसे लोगों को दूर दूर रखने के लिए पुलिस वालों की भी ड्यूटी लगाई गई थी, लेकिन वो भी लोगों को समझाने में नाकाम रहे और पुलिस के सामने ही सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ी। असम के नगांव में दफ्तर में बैठे पुलिसकर्मियों ने बिहू डांस कर अपना मनोरंजन किया। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में लॉकडाउन के बीच ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए काम करते नजर आए और फिर सारे साथ में अपनी डेस्क से उठकर बिहू डांस करते कैमरे में रिकॉर्ड हुए। लॉकडाउन की वजह से यूपी के कुशीनगर में 175 बौद्ध भिक्षु और विदेशी पर्यटक फंस गए हैं। इनमें 139 थाईलैंड से हैं, जबकि 36 पर्यटक रूस, अमेरिका, जापान, चिली और मैक्सिको जैसे देश से हैं। कुशीनगर बौद्ध धर्म के लिए एक पवित्र स्थल है, जिसे दुनिया भर से देखने के लिए पर्यटक पहुंचते हैं, लेकिन इन 175 सैलानियों के आने के बाद लॉकडाउन का ऐलान हो गया, जिसकी वजह से वो यहीं फंस गए और ये सभी यहीं छोटे टेंट में रह रहे हैं। जिला प्रशासन इनकी हर मुमकिन मदद कर रहा है। लॉकडाउन के दूसरे चरण में किसानों को छूट मिलने के बाद फसलों की कटाई का काम तेज हो गया। सरकार ने नियमों का पालन करते हुए किसानों को फसल काटने की छूट दे दी, जिसके बाद किसान सुबह से ही फसल काटने में जुट गए, जिसकी एक तस्वीर पंजाब के मोहाली से भी सामने आई। किसान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए खेतों में गेहूं की फसल काटते नजर आए। गेहूं की कटाई करने के बाद ट्रैक्टर ट्रॉलियों में इस गेहूं को किसान अपने घरों पर लेकर जा रहे हैं। वहां पर जाने के बाद कर्फ्यू पास उनको जारी किया जा रहा है, जिसके बाद किसान अपना नंबर आने पर ही मंडियों में आकर गेहूं को बेच सकते हैं। कुछ ऐसी ही तस्वीरें लुधियाना से भी सामने आई और किसान एक मशीन की मदद से गेहूं की फसल काटते हुए दिखाई दिए। सरकार से मिली छूट से किसान खुश दिखे, लेकिन उन्होंने फसल काटने वाली मशीन को चलाने के लिए और ज्यादा वक्त देने की मांग भी की। शाम को 7 बजे पुलिस वाले तंग कर लग जाने, 7:30 बजे भी बंद करो मशीन, ये बढ़ा के 10 बजे तक टाइम करना चाहिए, सवेरे 8 बजे करनी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में भी किसान खेतों में उतरे और फसल काटने का काम तेज कर दिया। खेतों में काम करने वाले किसानों ने सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा और सभी लोग मास्क लगाए हुए भी नजर आए। हरियाणा के गुरुग्राम में फंसे बिहार के करीब 45 मजदूरों ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर नीतीश सरकार से मदद की गुहार लगाई है। सभी मजदूर बिहार के बगहा के रहने वाले हैं, जिनका आरोप है कि वो जहां रहते हैं वहां का मकान मालिक किराए के लिए उन पर दबाव बना रहा है। साथ ही उनके पास खाने पीने का सामान खरीदने के लिए भी अब पैसे नहीं बचे हैं। मजदूरों की माने तो ऐसे मुश्किल हालात में वो जल्द ही भुखमरी की कगार पर पहुंच जाएंगे। हम लोग बहुत बुरा तरीका से फंसे हुए हैं। हम लोग को ना यहाँ चावल मिल रहा है, ना राशन मिल रहा है, ना पानी मिल रहा है, ना नीचे उतरने दिया जा रहा है। हम लोग को जय भैया से आग्रह निवेदन है कि हम लोग को घर बुलाए, नहीं तो यहाँ हम लोग बीमारी से बाद में पहले भूखमरी से हम लोग मर जाएंगे। तो माननीय नीतीश कुमार जी से आग्रह है कि वो बुलाए। बगहा का विधायक, बगहा का सांसद लोग से आग्रह है कि हम लोग को घर बुलाया जाए। बिहार के समस्तीपुर में कालाबाजारी करने के आरोप में सरकारी राशन बांटने वाली दुकान के सामने जमकर हंगामा हुआ। मौके पर पहुंचे खाद्य आपूर्ति विभाग के एक अधिकारी को भी गांव वालों ने 4 घंटे तक बंधक बनाए रखा। गांव वालों का दावा है कि दुकानदार 60 बोरे चावल कालाबाजारी के लिए भेज रहा था, जिसे उन्होंने पकड़ लिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात को संभाल कर अधिकारी को मुक्त कराया और साथ ही 60 बोरे चावल गाड़ी समेत जब्त कर लिए। राजस्थान में रैपिड टेस्टिंग किट पर सवाल खड़े होने के बाद इसके इस्तेमाल पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। दरअसल जयपुर में एसएपएस में भर्ती पॉजिटिव मरीजों को किट ने नेगेटिव बताया था, जिसके बाद किट की जांच रिपोर्ट पर संदेह पैदा हो गया। फिलहाल रैपिड टेस्टिंग किट की क्वालिटी के परीक्षण के लिए जयपुर के एसएमएस अस्पताल और स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय ने रिसर्च शुरू कर दी है। रैपिड टेस्टिंग रोक दी गई है और क्यों? ये हमने 168 रैपिड टेस्ट किट जो आईसीएमआर ने भेजे थे उनको प्रायोगिक तौर पे यहाँ देखा। जो पॉजिटिव मरीज हैं उनमें इनका कोरिलेशन निकलना चाहिए था एक्यूरेसी का 90%, लेकिन निकला 5.4%। अब ये अगर इतना आपस में ये निकलता है रिजल्ट उसका,
तो हम तो मान रहे थे कि हमें मदद मिलेगी इससे आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन पॉजिटिव केसेस है, ताकि उनका PCR टेस्ट कराते। अब हमने इसको रोक दिया है। हमने प्रोटोकॉल सारा फॉलो किया है। जो प्रोसीजर ICMR ने इनके यूज के लिए तय किया था वो भी हमने फॉलो किया है। उसके बावजूद रिजल्ट ये आया है तो हमने टेस्ट रोका है और ICMR से पूछा है कि अब हम फर्दर क्या करें। सर कितनी किट खरीदी और कहाँ से? नहीं, अभी तो 168 का ही इस्तेमाल किया है, बाकी तो रखी हुई है। अगर काम नहीं आएगी तो लौटा देंगे, हमारा क्या दिक्कत है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तबलीगी जमात के प्रमुख मौलाना साद ने अब तक अपना कोरोना टेस्ट नहीं करवाया है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच से मिली जानकारी के मुताबिक मौलाना साद से दिल्ली के सरकारी अस्पताल में कोरोना का टेस्ट करवाने को कहा गया था। मौलाना साद को RML या एम्स में टेस्ट करवाने के लिए कहा गया था, लेकिन पिछले 48 घंटों से क्राइम ब्रांच को मौलाना साद से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। खबर है कि जल्द ही कोरोना टेस्ट नहीं करवाने पर मौलाना साद के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई हो सकती है। खबर अहमदाबाद से है, जहां एक आदमी की सड़क पर नोट फेंकने की तस्वीरें CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। ये घटना अहमदाबाद के VS अस्पताल के सामने की है, जहां एक आदमी दोपहर में ही कई लोगों के सामने 4-5 बार नोट फेंकता दिखाई दिया। यह आदमी 100, 200 और 500 के नोट सड़क पर फेंककर वहां से चलता बना। बाद में CCTV से लोगों को इस आदमी के बारे में पता चला। हालांकि नोट फेंकने वाले इस आदमी की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन नोट फेंकने की इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है। उत्तर प्रदेश के संभल में सड़क पर 50-50 के नोट मिलने पर लोगों में दहशत फैल गई। जैसे ही लोगों ने सड़क पर नोट पड़े देखे तो तुरंत ही फोन कर पुलिस को इसकी जानकारी दे दी। इसके तुरंत बाद पुलिस वाले मौके पर पहुंच गए और फिर हाथ में दस्ताने पहनकर नोटों को उस जगह से हटाया गया और फिर एक पॉलिथीन में उन नोटों को डालकर वहां से ले जाया गया। पुलिस ने नोट फेंकने की इस घटना की जांच शुरू कर दी है। उधर इस इलाके के लोगों का कहना है कि किसी शरारती आदमी ने नोट फेंककर लोगों में दहशत फैलाने की कोशिश की थी। 50-50 रुपए के 2 नोट पड़े हुए थे और उन पर थूक लगा हुआ था। मोहल्ले के लोग काफ़ी इससे दहशत में आ गए और उन्होंने 112 नंबर को फ़ोन कर पुलिस को बुलाया। 112 आए हो, आपने पूछना थी 2 नोट पड़े थे, उठा दो। किस चीज़ के नोट थे? 50-50 तो क्या सूचना मिली थी आपको? नोट पड़े हैं कॉलोनी में नोट पड़े हैं। तो आपने क्या किया मौके पे आने के बाद? हमने ढाक रख लिया पन्नी में। काय में? पन्नी में रख लिया। 4 दिन पहले ही कोरोना मुक्त घोषित किए गए राजस्थान के भीलवाड़ा में कोरोना के 4 नए पॉजिटिव मामले सामने आने के बाद प्रशासन सख्ते में आ गया है। पिछले ही शनिवार को भीलवाड़ा को कोरोना मुक्त घोषित किया गया था, क्योंकि वहां मिले 28 कोरोना मरीजों में से 26 ठीक हो गए थे, जबकि 2 कोरोना मरीजों की मौत हो गई थी। भीलवाड़ा में आज 4 नए पॉजिटिव केस मिलने के बाद हरकत में आए प्रशासन ने एक बार फिर से शहर भर में सर्वे शुरू कर दिया है। कोरोना के बढ़ते मामलों पर रोकथाम के लिए सरकार ने हॉटस्पॉट इलाकों में इसके रैपिड टेस्ट को मंजूरी दे दी है। रैपिड टेस्ट किट के जरिए महज 15 मिनट के अंदर ये किसी भी व्यक्ति में कोरोना की जांच कर सकता है। सरकार ने इस तरह की करीब 2 लाख रैपिड टेस्ट किट अलग अलग राज्यों को दी हैं और कई जगहों पर तो इनका इस्तेमाल भी शुरू हो चुका है। इस रैपिड टेस्ट किट के जरिए किस तरह कोरोना की जांच होती है, उस पर देखिए न्यूज़ 18 इंडिया की ये खास रिपोर्ट। कोरोना वायरस संक्रमण के खतरे से मुकाबला करने के लिए लगातार ये मांग उठती रही है कि टेस्ट हो ज्यादा से ज्यादा, और उसका जवाब है अब रैपिड टेस्ट किट। और कैसे ये काम करती है, हम विशेषज्ञों से यहाँ पर पूछते हैं। सर, आप बताइए कैसे 15 मिनट में ये किट जवाब है संक्रमण को डिटेक्ट करने का? ये जो किट है एक्चुअली ये पूरे किट में 2 कैसेट्स हैं और 2 कैसेट्स 2 डिफरेंट एंटीबॉडीज़ को कॉरस्पॉन्ड करती हैं। एक जो है IgM है जो कॉरस्पॉन्ड करती है एंटीबॉडी IgM को, और दूसरी है IgG। IgM में जो रिजल्ट्स आएंगे वो बताएंगे आपको कि ये जो आपको संक्रमण है वो कुछ इनिशियल पीरियड्स में होना शुरू हुआ है, और IgG बताएगी कि आप लेटर स्टेजेस में पहुंच चुके हैं। तो इन 2 किट से आप 15 मिनट में सिर्फ कुछ बूंदें रक्त की देके और कुछ अपना छोटा सा प्रोसीजर है वो इस्तेमाल करके आप पता लगा सकते हैं कि टेस्ट है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। ये सबसे पहले 2 कैसेट्स आती हैं
दोनों कैसेट्स जो हैं वो डिफरेंट एंटीबॉडीज़ को कॉरस्पॉन्ड करती हैं। अभी हम आपको खोल के बताएंगे कि कैसे पता चलेगा। दिस इज IgM. दिस वन इज विल बी गोइंग टू टेल यू अबाउट द already infected forms. And this looks like this. And the second one is IgM. This one is IgG, and this one will say बताएंगे पुराना इन्फेक्शन के बारे में। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, इसके किट के साथ ही एक ये पाइपेट आती है, तो इस पाइपेट के पीछे हम ये यूज़ करेंगे और इसमें से हम ब्लड को लेके इन अपने सैंपल्स जहाँ पे मार्क किया हुआ है SS वहाँ पे डालेंगे। इसमें हम 3 तरह का सैंपल यूज़ कर सकते हैं, जिसमें एक होल ब्लड है, दूसरा प्लाज्मा, तीसरा सीरम। अगर हम प्लाज्मा या सीरम यूज़ कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इस पे 2 मार्क्स दिए हुए हैं एक हर एक पाइपेट पे, जो पहला 10 माइक्रोलीटर पे है और दूसरा 20 माइक्रोलीटर पे है। और अगर आप प्लाज्मा या सीरम यूज़ कर रहे हैं तो आपको सिर्फ 20 माइक्रोलीटर सैंपल लेने की ज़रूरत है, और अगर आप होल ब्लड ले रहे हैं तो आपको 20 माइक्रोलीटर, जो कि दूसरे नंबर पे मार्क किया हुआ है। ठीक है, तो अभी हम यूज़ कर रहे हैं एक होल ब्लड, सो हम जो सैंपल लेंगे वो 20 माइक्रोलीटर तक लेंगे। और ये हमने ब्लड सैंपल ले लिया 20 माइक्रोलीटर होल ब्लड सैंपल। इसे हम इस पाइपेट से लेके जहाँ पे S मार्क है, S मतलब सैंपल मार्क पे इसे पोर करेंगे। पोर करने के बाद हम क्या करेंगे, इसके साथ एक डाइल्यूशन बफर आता है, इसके 2 बूंदे हर एक कैसेट पे डालेंगे, दूसरे में भी 2 बूंदे। अब ये डालने के बाद हमें 15 मिनट रुकना है और हमने ये टाइमर स्टार्ट कर दिया। तो हमारे 15 मिनट पूरे हो चुके हैं और रिज़ल्ट आ चुका है। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, रिज़ल्ट कुछ इस तरह से आया है। आपको 2 लाइनें C यानी कि कंट्रोल रीजन पे दिख रही होंगी, तो इसका हम ये इंटरप्रिटेशन निकालते हैं कि जो व्यक्ति है वो अनअफेक्टेड है और इसमें अभी तक इन्फेक्शन नहीं हुआ है। अगली खबर छत्तीसगढ़ से है। छत्तीसगढ़ के बालोदा बाजार में पुलिस ने लॉकडाउन को लेकर सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। इस दौरान बिना मास्क पहने घर से निकलने वालों पर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में प्रशासन के निर्देशों का पालन नहीं करने वालों पर पुलिस ने कई स्कूटर गाड़ी वालों के चालान काट दिए। कोरोना की रोकथाम के लिए देश भर में जारी लॉकडाउन पार्ट 2 के बीच राजस्थान के कोटा से बड़ी खबर आई है। खबर है कि उत्तर प्रदेश के बाद 5 और राज्य कोटा में फंसे अपने छात्रों को वापस ले जाएंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, पश्चिम बंगाल और असम के मुख्यमंत्रियों ने कोटा से अपने राज्य के छात्रों को ले जाने की सहमति दे दी है। उन्हें कोटा में फंसे दूसरे राज्यों के छात्रों के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह से फोन पर बात करने की जानकारी भी दी। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में बड़ी संख्या में महिलाएं कलेक्ट्रेट दफ्तर पहुंच गई। इन महिलाओं का आरोप है कि सरकारी दावों के बावजूद उन्हें राशन नहीं मिल रहा है और जैसे ही प्रशासन ने लॉकडाउन में थोड़ी सी ढील दी, ये सब महिलाएं शिकायत लेकर कलेक्टर के सामने पहुंच गई। इन लोगों का कहना है कि सरकारी राशन की दुकान पर उन्हें अनाज नहीं मिल रहा है। इनमें से कुछ महिलाएं कलेक्टर दफ्तर के बाहर धरने पर बैठ गई और भूख से बेहाली का दर्द सुनाने लगी। कितने बच्चे हैं तुम्हारे? 4 लड़की हैं। अच्छा, तो कहीं से राशन कोई सहायता नहीं मिल रही है? कोई सहायता नहीं, इसलिए मैडम की। यहाँ कब से खड़े हो? ये 7 बजे की आई है। सुबह 7 बजे के खड़े हो? 7 बजे छोटी बच्ची है। लोगों के नाम समग्र पोर्टल पर सत्यापित हैं जी। उन लोगों को 5 किलो राशन प्रति व्यक्ति मिलना है जी जी। तो इन लोगों के नाम उसमें भी नहीं है। इनके लिए अभी कलेक्टर मैडम ने निर्देश दिए कि इनका सूची बनवा ली जाए, उसमें चेक करके इनको अगर कहीं से राशन नहीं मिलता 10 किलो इनके नगर पालिका से दिलवा दिया जाए।
लोकसभा सचिवालय में आज एक कोरोना पॉजिटिव मिला है। लोकसभा सचिवालय में सफाई कर्मी को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद उस सफाई कर्मी को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। देश भर में लॉकडाउन लागू होने के 27 दिनों के बाद कल पहली बार लोकसभा और राज्यसभा के सचिवालय में कामकाज शुरू हुआ था और इस बीच एक सफाई कर्मी कोरोना पॉजिटिव मिला है। इस बीच आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में कोरोना पर जागरूक करने के लिए एक अनोखा तरीका अपनाते हुए एक शख्स कठपुतलियों का इस्तेमाल कर रहा है। अपनी बनाई हुई कठपुतलियों को यह आदमी अपनी आवाज देकर लोगों तक कोरोना से बचने का संदेश पहुंचा रहा है। इसने कठपुतलियों के संदेश वाले कई वीडियो YouTube पर शेयर किए हैं।